Brothers and sisters, we welcome you all in the Shankar Lodge Delhi meeting this Saturday evening. We are privileged today that our Lodge Secretary and National Lecturer, Dr. Rajiv Gupta, will share his thoughts on the topic the astral sys- the solar system. Sorry, the solar system in the light of theosophy. We may mention that Dr. Rajiv Gupta is a member of Shankar Lodge of New Delhi. He joined the Theosophical Society in 1989. He became a life member in the year 2005. Presently, he is president of Delhi Federation. He has participated in and conducted the several study camps in Delhi. Professionally, he is working as chest specialist in ESIC Hospital, New Delhi. Now, without taking any more time, I request Dr. Rajiv Gupta to please start his talk on the topic solar system in the light of theosophy. Dr. Rajiv Gupta. Thank you, brother. Thank you very much. तो हमारा टॉपिक आज का है द सोलर सिस्टम इन द लाइट ऑफ थियोसफी। साइंस के हिसाब से तो सोलर सिस्टम काफ़ी हद तक एग्जामिन हो चुका है, कॉन्टिन्यूसली उसको एग्जामिन करा जा रहा है और साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉमर्स ये सब कोशिश कर रहे हैं पता करने की कि ये है क्या, कौन कौन से अलग अलग तारे हैं, कितना एक्सपेंशन है, ये सब की जो जानकारी है वो इकट्ठा करते जा रहे हैं। थियोसफी में सोलर सिस्टम के बारे में कुछ और ही ढंग से बताया गया है, कुछ ही हिडन जो ऑकल्ट टीचिंग्स हैं या इंफॉर्मेशन कह लें वो हमारे को दी गई और हम उनका जो उनके बारे में हमें पता करना चाहिए, जो हमें पता होना चाहिए उतना हमें बता दिया गया है। ये इसको कॉस्मोजेनेसिस के पार्ट के अंदर ही हम ले सकते हैं, जैसे कि एच.पी. ब्लेवेत्स्की जो हमारी जो फाउंडर थी उन्होंने अपनी किताब में जो लिखा सीक्रेट डॉक्ट्रिन में, और इसके बारे में हम आगे चलते हैं। उससे पहले हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा जान लें कि साइंस के हिसाब से सोलर सिस्टम क्या हमारे को कहता है। तो साइंटिस्ट के हिसाब से सोलर सिस्टम एक सिस्टम है जो कि हमारे सन जो सूर्य है उसके इर्द गिर्द सूर्य के अपने ग्रेविटेशनल सिस्टम या ग्रेविटेशनल पुल खिंचाव के कारण बना हुआ है। तो इसको ऐसा लिखा है इन्होंने, द सोलर सिस्टम इज ए ग्रेविटेशनली बाउंड सिस्टम ऑफ द सन एंड द ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट इट। साइंस के हिसाब से 4.6 बिलियन ईयर्स अगो ये बना है फ्रॉम ग्रेविटेशनल कोलैप्स ऑफ द जाइंट इंटरस्टेलर मॉलिक्यूलर क्लाउड। और जो मैं आज इंफॉर्मेशन आपको दूंगा वो ये दो किताबें हैं। एक तो है द फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ थियोसफी सी जनराज दास की, और दूसरी है द सोलर सिस्टम बाय कर्नल आर्थर ई पावल। तो इनके अंदर जो हमारे थियोसफिकल लिटरेचर से जो भी इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से हम जो है बात करेंगे। इसके अंदर हमारे को जो सोलर सिस्टम आर्थर ई पावल की किताब है
इसके अंदर ये हमें बताया गया है कि अभी तक सोलर सिस्टम के अकॉर्डिंग टू दी ऑकल्ट रिकॉर्ड्स, ये लिखा है पेडिग्री ऑफ मैन में, एनी बेसेंट जी ने लिखा है, द अकॉर्डिंग टू ऑकल्ट रिकॉर्ड्स द सोलर सिस्टम हैज ए लाइफ स्ट्रेचिंग इट फॉर सम 2000 मिलियन ईयर्स। अभी तक 2000 मिलियन ईयर्स की बात करी गई है, जबकि साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमारा जो है 4.6 बिलियन ईयर्स। तो साइंस के हिसाब से तो बहुत ही पुराना है, मगर एनी बेसेंट जी के हिसाब से जो उनको इंफॉर्मेशन है उनके पास में, अभी 2000 या 2 बिलियन ईयर्स की ही बात हो रही है। तो एक तो ये इंफॉर्मेशन है इम्पॉर्टेंट हमारे लिए कि अभी हमारा सोलर सिस्टम अभी तक जहाँ तक गया है वो 2000 मिलियन का मतलब होता है 200 करोड़ साल। तो 200 करोड़ साल अभी तक पुराना है हमारा सोलर सिस्टम। दूसरी बात जो साइंस हमें बताती है कि द वास्ट मेजॉरिटी, दैट इज 99.86% ऑफ द सन्स मास इज इन द सन, द सिस्टम्स मास इज इन द सन, विद मोस्ट ऑफ द रिमेनिंग मास कंटेन्ड इन द प्लैनेट जुपिटर। फिर सोलर सिस्टम के हमारे 8 प्लैनेट्स हैं जो उसके आसपास घूमते हैं, जो 4 इनर प्लैनेट्स बोले जाते हैं और 4 आउटर प्लैनेट्स बोले जाते हैं। जो इनर प्लैनेट्स हैं इनको बोला जाता है मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। और ये ज्यादातर जो हैं ये पत्थर के और मेटल के बनाए हुए, ये ठोस हैं। जुपिटर एंड सैटर्न, फिर एक बीच में ना एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, मतलब कुछ ऐसे टूटे फूटे पत्थरों की एक बेल्ट आती है, इसलिए इनको इनर सिस्टम्स बोला गया, इनर सिस्टम प्लैनेट्स बोला गया। उसके बाद में फिर जो जुपिटर आते हैं, जुपिटर और सैटर्न, ये गैस के बने हुए हैं। हाइड्रोजन और हीलियम बहुत ज्यादा मात्रा में इनके अंदर है, उसके ये बने हुए हैं। और जो आखिरी दो, जो सबसे बाहर के दो जो प्लैनेट्स हैं, यूरेनस एंड नेपट्यून, ये जो हैं आइस के बने हुए हैं, आइस जाइंट्स हैं, बीइंग कंपोज मोस्टली ऑफ वाटर, अमोनिया एंड मीथेन। All 8 planets have nearly circular orbits that lie near the plane of Earth's orbit called the ecliptic. Ecliptic का मतलब ये हुआ कि जैसे हम इसमें देखें नीचे, यहाँ पे ये सन है और ये मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, मार्स है, ये जो है चारों इनर इनर प्लैनेट्स हो गए सिस्टम के। फिर कुछ एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, कुछ पथराव हैं, कुछ छोटे छोटे पत्थर हैं। फिर उसके बाद में जुपिटर आते हैं, सबसे बड़ा जो प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में। फिर उसके बाद में सैटर्न, फिर यूरेनस और नेपट्यून। तो यहाँ 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 तक की बात करेंगे, ये सारे के सारे सन के आसपास, सूर्य के आसपास चक्कर काटते हैं। पर जब ये चक्कर काटते हैं तो ये ऐसे जब चक्कर काटते तो ये एक ही प्लेन में काटते हैं। तो इसको, इस प्लेन को या इस हॉरिजॉन्टल जो इनका जो दायरा है जिसके अंदर ये काटते हैं आसपास, इसे एक्लिप्टिक कहते हैं। बस एक इंफॉर्मेशन है जो कि साइंस के हिसाब से हमें अभी बताई गई, और इतनी अभी मैंने, मुझे लगा इससे ज़्यादा रेलेवेंट और ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको और आगे बात करना है कि जो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं और कॉमेट्स हैं, ये भी सब पार्ट बनते हैं सोलर सिस्टम के, मगर इसके बारे में आप खुद पढ़ सकते हैं, तो आपको जानकारी मिल जाएगी। ये मोटा मोटा हमारे को इतना पता होना चाहिए। दूसरी बात, अब हम आते हैं कि ये सोलर सिस्टम किसका हिस्सा है साइंस के हिसाब से। तो साइंस ने अभी तक ये पता करा है कि कुछ जो हिस्सा हम जान चुके हैं, इसको उन्होंने कहा है ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, जिसको हम ऑब्जर्व कर चुके हैं अब तक। इसके बाद में उन्होंने उसके अंदर सब डिविजन्स करे, जितना हमें दिखाई देता है उसके बाद उन्होंने अंदर अंदर जो जो दिखाई दिया, तो उसके अंदर एक आता है लाइने का सुपर क्लस्टर। फिर उसके उसी सुपर क्लस्टर के अंदर आता है वर्गो सुपर क्लस्टर। उसी के अंदर आता है लोकल शीट, उसी के अंदर आता है लोकल ग्रुप, उसके अंदर आता है मिल्की वे सब ग्रुप, और फिर आता है मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी और ये जो सब ग्रुप है इसके अंदर दूसरा एंड्रोमीडा गैलेक्सी, ये दोनों एक टाइप की डंबल शेप के अंदर एक दूसरे से हैं। डंबल होते हैं ना, जैसे हम देखते हैं जिम के अंदर अखाड़े में, एक जो उठाते हैं वेट, उसका एक साइड पे फूला होता है, दूसरी साइड फूला होता है, बीच में एक रॉड होती है, इसे डंबल कहते हैं। तो मिल्की वे और एंड्रोमीडा गैलेक्सी, ये दोनों एक सब ग्रुप बनाते हैं, और मिल्की वे हमारा जो है फिर गैलेक्सी है। ये गैलेक्सी मिल्की वे की एक जगह पे होती है जिसको कहा गया ओरायन सिग्नस आर्म। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि ये जो
मिल्की वे गैलेक्सी है, ये पूरा का पूरा गैलेक्सी है, ये जो जो राइट साइड में ऊपर है। और इसके अंदर स्पाइरल शेप के कुछ वाइट वाइटिश ये जो चीजें दिखाई दे रही हैं, ये आर्म्स हैं इसकी। उसके अंदर एक आर्म है जिसको कहा गया ओरायन सिग्नस आर्म। इस ओरायन सिग्नस आर्म के ऊपर एक गाउड बेल्ट होती है, उसके अंदर एक लोकल बबल होता है, उसके अंदर लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड होता है, और फिर अल्फा सेंचुरी स्टार सिस्टम होता है। और फिर वहां पे हमारा फिर उसके अंदर आके आता है हमारा जो सोलर सिस्टम है जिसके अंदर हम हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं सन जो है एक डॉट है पूरा इस मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर। और मिल्की वे गैलेक्सी भी अपने आप में बीच बहुत इसके और भी ऊपर बहुत सारी चीजें हैं, वो भी एक छोटा हिस्सा है बहुत बड़ी और बहुत बड़ा यूनिवर्स है। तो सन और जो हमारा ये जो सोलर सिस्टम है आप देख सकते हैं कहाँ पे है, इतना सा है यहाँ पे। तो ये हमारे को एक अच्छी सी इंफॉर्मेशन है, हमें मालूम पड़ जाता है कि हम कितने ही टाइनी डॉट्स के अंदर रह रहे हैं। अब हम आते हैं थियोसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोलर सिस्टम के बारे में हमें क्या बताया गया। एट द फीट ऑफ द मास्टर में मास्टर कहते हैं, फॉर गॉड हैज अ प्लान एंड दैट प्लान इज एवोल्यूशन। ये बहुत पॉपुलर फेमस लाइन है, बहुत बारी हमारे लेक्चर्स के अंदर ये बोली जाती है कि ईश्वर का एक प्लान है, और वो प्लान क्या है, एवोल्यूशन, जिसकी वजह से ये हम लोग इस सृष्टि में आए हैं, या हम कह लें इस सोलर सिस्टम में आए हैं। तो हमारे लिए गॉड कौन हो गए, हमारे लिए गॉड वो हो गए जिन्होंने ये सोलर सिस्टम बनाया। फंक्शनली हमारे लिए वो गॉड, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ क्रिएट करा है सोलर सिस्टम में, ऐसा थियोसफी में मानते हैं, इसलिए हम उनको ईश्वर कह सकते हैं। वो फॉर्मलेस हैं, उनके ह्यूमन एट्रीब्यूट्स नहीं, जैसे कि हम समझ सकते हैं कि उनके दो हाथ हों, दो पैर हों, वो सोचते हों हमारे जैसे, ऐसा नहीं है। वो बहुत एलिवेटेड, बहुत ही उच्च स्तर के कोई बीइंग हैं जिनके बारे में हमारे हम कल्पना भी नहीं कर सकते क्या हो सकता है। हमारे मन के में हम उनका बारे में कुछ करेक्ट कंसेप्ट भी नहीं लगा सकते। तो ऐसा ईश्वर जो है, इनके इन्होंने एक प्लान बनाया है, वो प्लान हमें बताया गया कि वो एवोल्यूशन है, और उस एवोल्यूशन की वजह से उन्होंने इस पूरे सोलर सिस्टम को क्रिएट करा है, और उसको एक तरीके से उसको कंडक्ट कर रहे हैं, इसमें नियम डाले हैं इसके, और एक तरीके से ये सोलर सिस्टम चल रहा है। तो इस प्लान ऑफ एवोल्यूशन जो हमें रिवील करा गया है थियोसफी में, जो हमें बताया गया है थियोसफी में, उसके बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत तो आइडिया अब तक आ जाना चाहिए। नहीं आया तो थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। ये जो है किंगडम्स के बारे में हमें बताया है, 7 किंगडम्स के बारे में हमें बताया गया है। एलिमेंटल एसेंस 1, एलिमेंटल एसेंस 2, या हम कहेंगे फर्स्ट एलिमेंटल किंगडम, सेकंड एलिमेंटल किंगडम, थर्ड एलिमेंटल किंगडम, फिर आते हैं मिनरल लाइफ या मिनरल किंगडम, फिर आता है प्लांट किंगडम, फिर आते हैं एनिमल किंगडम, और फिर आता है ह्यूमन किंगडम। ये साथ के साथ एक कड़ी में जुड़े हुए हैं, और जब ये रिलीज होती हैं एक साथ आती हैं, इनको बोला गया है लाइफ वेव। तो ये जो लाइफ वेव है, जब ये एक प्लैनेट के ऊपर उतरती है और प्लैनेट को ये के अंदर ये इवॉल्व होती है, तो हम कहते हैं उस प्लैनेट के वो प्लैनेट जागृत हो गया है, उसके अंदर अब एवोल्यूशन स्टार्ट हो गई है, तो वो लाइफ वेव उसके अंदर आती है। इन किंगडम्स के अलावा हमें ये भी बताया गया है, अब देखिए ये जो डायग्राम्स हैं ये वाले और ये वाले, एक दूसरी किताब है फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ थियोसफी, सी जिनराज दास, उनकी है, वहां से लिए गए हैं ये। तो जो लोग इंटरेस्टेड हैं डिटेल में पढ़ने के लिए, वो ये दोनों किताबें पढ़ सकते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ थियोसफी एंड दूसरी है द सोलर सिस्टम। एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में यहाँ पे सी जनरल दास लिखते हैं कि ये मिनरल किंगडम से डिविजन जब आगे होती है या एवोल्यूशन होती है फॉर्म्स की, तो वाटर, अर्थ, यहाँ से अलग अलग जो टाइप के हमारे जो ऑर्गेनिजम्स निकलते हैं, वो कैसे धीरे 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 इवॉल्व करते 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 कहाँ पहुंचते हैं। तो ये एवोल्यूशन ऑफ लाइफ में एक हिस्सा तो ह्यूमैनिटी की तरफ जा रहा है, जो मॉसेस, फर्न्स, फ्लावरिंग प्लांट, ट्रीज, लोअर मैमल्स, ग्रेटर रेप्टाइल्स, मैमल्स, मैन, डिसाइपल्स, एडेप्ट्स, ये जो है ये तो ह्यूमन किंगडम का हिस्सा है।
जो अभी हमने देखा कि ह्यूमन किंगडम कहाँ से आया था, यहाँ से। फर्स्ट एलिमेंटल, सेकंड एलिमेंटल, थर्ड एलिमेंटल, फिर मिनरल। तो यहाँ पे इन्होंने मिनरल लाइफ से स्टार्ट करा है, उसके नीचे लिखा है एलिमेंटल लाइफ, और यहाँ से हमारा ये वाला हिस्सा जो है अभी देखा था, ये हिस्सा हमने जो है हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो फंगाई, ग्रासेस, बैक्टीरिया, इंसेक्ट, सीरियल्स, बीज, प्लांट, स्मॉल रेप्टाइल्स, बर्ड्स, सीवीड्स, कोरल स्पॉन्जेस, ये सारे जो हैं, ये सारे के सारे अल्टीमेटली बनते हैं देवास या एंजल्स। तो ये देवा किंगडम के अंदर पहुंचते हैं यहाँ पे। तो ये एक और लाइन ऑफ एवोल्यूशन है हमारे सोलर सिस्टम में। फिर एक और उन्होंने बताया है कि टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन। एक टाइप ऑफ एवोल्यूशन तो हमने देखी, ह्यूमन बीइंग की एवोल्यूशन चल रही है, और एक टाइप की एवोल्यूशन हमने देखी, देवा किंग एवोल्यूशन चल रही है। ये देखा ना हमने, देवा एवोल्यूशन यहाँ से आ रही है, ह्यूमन एवोल्यूशन यहाँ से आ रही है। तीसरा उन्होंने बोला है कि एक और टाइप की एवोल्यूशन है जो कि सेल लाइफ, जो प्रोटोप्लाज्म होता है एक सेल के अंदर, जो जो उस सेल का मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर सब कुछ चलता है, वो सेल लाइफ जो चलती है, वो उसको, वो भी एक टाइप ऑफ एवोल्यूशन है, मगर उसके बारे में हमें ज्यादा बताया नहीं गया है। चौथा टाइप ऑफ एवोल्यूशन जो बताया गया है वो है केमिकल एलिमेंट्स और एटम्स के अंदर भी चल रहा है, जिसके बारे में भी हमें ज्यादा जानकारी नहीं दी गई है। और जो तीन और टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन हैं उनके बारे में तो कुछ जिक्र ही नहीं करा गया है। तो ये एक थोड़ा सा एक रफ रिवीजन था कि एवोल्यूशन हमारे यहाँ पे चल रहा है। अब एवोल्यूशन से क्या पाना क्या चाहते हैं जो ईश्वर हैं, सोलर लोगोस। हम थियोसफी में जो ईश्वर हैं, जो सोलर सिस्टम के निर्माता हैं, उनको सोलर लोगोस कहते हैं, LOGOS, सोलर लोगोस। तो ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ एवोल्यूशन है, इसके अंदर एस्टिमेट ऐसा लगाया जाता है कि एवोल्यूशन का मतलब ये है कि कोई चीज जो होमोजेनस है, एक समान हो, वो कॉम्प्लेक्स हो जाए, वो डेफिनेट हो जाए, उसके अंदर जो स्पेशलाइजेशन आ जाए, परफेक्शन आ जाए। तो उसके अंदर लो ऑर्गेनिजम्स एंड लो टाइप्स से हाई ऑर्गेनिजम्स और हाई टाइप्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, इसको कहते हैं हम एवोल्यूशन। ऐसे ही केओस से कॉस्मोस, अधर्म से धर्म की तरफ जाना और डिसऑर्डर से ऑर्डर, इसको हम कहेंगे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ एवोल्यूशन। तो ये इतना हम समझ के आगे चलते हैं अब आगे, और देखते हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर और हमें क्या क्या बताया गया है। अब हम देखें अपने प्लैनेट अर्थ को। तो ये हमारी जो पुरानी किताबें हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के अंदर, यहाँ पे वर्ड प्लैनेट की जगह ग्लोब भी लिखा गया है। तो जब हम पढ़ें किताबों को, तो ग्लोब अगर पढ़ें तो ऐसा समझिए वो प्लैनेट की ही बात हो रही है। प्लैनेट जो है, तो अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स हैव बीन कॉल्ड ग्लोब्स इन मेनी थियोसॉफिकल बुक्स। तो हमें कंफ्यूज नहीं कर देना चाहिए इसको। दूसरी बात, द ह्यूमन किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 7 ग्रेट रेसेस, यूजुअली कॉल्ड रूट रेसेस। अब इस ग्लोब पे सोलोलोगोस ने क्या बोला कि भाई इस पे जब ह्यूमैनिटी इवॉल्व करेगी, विकसित होगी, तो वो 7 तरीके से होगी। यानी कि पहला जो लॉट आएगा उसको उन्होंने बोला है फर्स्ट रूट रेस। इस फर्स्ट रूट रेस के लॉट से हम ऐसा सोचें कि पहली क्लास के जो बच्चे आएंगे फर्स्ट रूट रेस में, वो जो है फिर आगे जैसे जैसे उनके अंदर इम्प्रूवमेंट होगी, तो फिर ऐसा टाइम एक आएगा कि उसी से फिर एक और सेकंड रूट रेस डेवलप करी जाएगी। फिर वो रूट रेस जब डेवलप हो जाएगी, वो भी विकसित हो जाएगी, तो थर्ड आएगी, फिर फोर्थ आएगी, फिर फिफ्थ आएगी, फिर सिक्स्थ आएगी, और फिर सेवंथ आएगी। जब ये फर्स्ट आके उसका पीक होगा, फिर डिक्लाइन होगा, सेकंड का पीक होगा, डिक्लाइन होगा, ऐसे जब सातों का सातों अपना कार्य पूरा कर चुकी होंगी, सीख चुकी होंगी जो जो सीखना था इस एक प्लैनेट के ऊपर या ग्लोब के ऊपर, तो वो प्लैनेट का कार्य कंप्लीट हो जाएगा। उस को हम कहते हैं वर्ल्ड पीरियड या ग्लोब पीरियड। तो द ह्यूमन किंगडम इज डिवाइडेड इनटू 7 ग्रेट रेसेस, यूजुअली कॉल्ड रूट रेसेस, ऑन ईच ग्लोब. When evolution of these root races has been accomplished on one globe as per the plan of evolution, then one globe period is said to have been completed. अब एक रूट रेस के भी कुछ हिस्से होते हैं। एक रूट रेस के अंदर डेवलप होने के लिए भी
7 सब डिविजन्स होती हैं, तो उनको हम कहते हैं 7 सब रेसेस। और हर एक सब रेस के भी 7 ब्रांच रेसेस होती हैं। तो हम ऐसा कहेंगे कि 7 ब्रांच रेसेस जो हैं वो हिस्सा हैं 7 सब रेसेस का, और 7 सब रेसेस हिस्सा हैं एक रूट रेस का। तो इसको हम ऐसे समझते हैं कि 7 ब्रांच रेसेस ये एक सब रेस बनाती हैं। जब 7 ब्रांच रेसेस, 7 अलग अलग किस्म के जो हैं रेसेस, जातियां ह्यूमन बींग्स की, जब वो गुजरेंगी, इवॉल्व करेंगी, तो वो एक सब रेस को कंप्लीट करेंगे, एक सब रेस का कार्य कंप्लीट करेंगे। ऐसे 7 सब रेसेस जब एक कार्य को कंप्लीट करेंगी, अपना पूरा एवोल्यूशन कंप्लीट कर लेंगी, तो एक रूट रेस का एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखें हमारे यहाँ पे अर्थ पे अब तक कौन कौन सी रूट रेसेस आ चुकी हैं। किसी भी समय आप में से किसी को भी कुछ कंफ्यूजन हो, अगर मैं तेजी से जा रहा हूँ, समझ में नहीं आया है कि क्या बोला गया है, मिस हो गया है, क्लियर नहीं है, तो कृपया मुझे रोक कर और बीच में पूछ लीजिए, मगर रेलेवेंट हो इसी टॉक से। तो अगर अभी तक क्लियर है तो मैं आगे चलता हूँ। फर्स्ट रूट रेस जो हमारे इस धरती पे, अर्थ पे आई, पृथ्वी पे, उसको कहा गया है ईथरिक रेस। ईथरिक रेस इसलिए कहते थे कि उस रेस की, उस जाति की, वो ह्यूमैनिटी की फिजिकल बॉडी, डेंस फिजिकल बॉडी नहीं थी, सिर्फ ईथरिक लेवल तक ही बॉडी की डेंसिटी थी। ईथरिक बॉडी भी फिजिकल बॉडी होती है, हम जानते हैं इस बात को, क्योंकि हमने पढ़ा है कि फिजिकल बॉडी के 2 हिस्से होते हैं, एक डेंस फिजिकल बॉडी और एक इथरिक बॉडी, या इथरिक डबल भी कहते हैं उसको, प्राणमय कोश भी कहा गया उसको। दिस रेस हैज लॉन्ग डिसअपियर्ड फ्रॉम अर्थ। अब तो ये विलुप्त हो चुकी है, अब ये नहीं है जाती, यहाँ पे खत्म हो गई, बहुत पुरानी बात है। अच्छा, इसी से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कुछ और बात जो सोलर सिस्टम, जो पेडिग्री ऑफ मैन एनिमेशन ने बताई है, कि अभी तक जो है 30 करोड़ साल अभी तक गुजर चुके हैं फोर्थ राउंड में ऑन ग्लोबली। तो 30 करोड़ साल हो चुके हैं अभी तक इस पृथ्वी पे। इस तो इसलिए ये तो बहुत पुरानी रेसेस हो गई, तो निकल चुकी हैं। सेकेंड रूट रेस जो है वो है हाइपरबोरियन रेस। हाइपरबोरियन रेस के अंदर फिजिकल बॉडीज डेवलप हो गई थी, और ये रहते थे एक कॉन्टिनेंट में, बहुत बड़े हिस्से में जमीन के, उसको प्लक्ष या प्लक्ष कहा गया था। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था, अब वो भी खत्म हो चुका है, उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। तीसरी रूट रेस जो आई, इसको कहा गया है लेमूरियन रेस। और ये कहाँ रहते थे ये लोग? ये रहते थे लेमूरिया नाम की जगह पे, जो कि उसको शालमली भी कहा गया है, जो कि पैसिफिक ओशन में वहां पे एग्जिस्ट करती थी। और पैसिफिक ओशन में नीचे की साइड, इक्वेटर के नीचे की तरफ, साउथ सी भी कहा जाता है इसको। ये रेस जो है, इसके जो व्यक्ति थे, जो ह्यूमैनिटी थी, वो काले रंग के थे, और इसके अभी भी कुछ अंश बचे हुए हैं जो कि मिक्स हो चुके हैं बाकी के रेसेस के साथ में। और वो जो अंश हमारे को, जो ब्लैक रेस दिखाई देती है, जो अफ्रीकन रेस है, ब्लैक अफ्रीकन जिनको कहते हैं, वो उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं के अवशेष हैं, उन्हीं के इसी लेमोरियन रेस के हिस्से हैं वो। मगर वो मिक्स है, प्योर उस रेस के, वो रेस अब खत्म हो गए प्योर फॉर्म में अपने, मगर वो अभी भी मिक्सअप होके अभी भी वो एग्जिस्ट करते हैं। फिर आई फोर्थ रूट रेस, जो कि जिसको कहा गया अटलांटियन रेस। अटलांटिस के बारे में तो बहुत कुछ हमने सुना हुआ है। अटलांटिस और अटलांटियन रेस, ये अटलांटिस के ऊपर रहते थे, या उसे कुशा कहा गया है। और ये अटलांटिक ओशन जो आज की डेट में जहाँ है, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में, इसके बीच के अंदर जो है ये धंसा हुआ है। बहुत इस पे एक्सप्लोरेशन हो चुकी है अटलांटिक ओशन के अंदर। तो ये अटलांटिक ओशन किसी टाइम पे ऊपर होता था, जो अब जो है समा गया है और ओशन के अंदर। तो अभी इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, कि ये जो रेस है, इसके अभी भी ये प्रेजेंट है, और करंटली दुनिया के अंदर ह्यूमैनिटी के में सबसे ज्यादा लोग इसी रेस के वासी हैं, इसी रेस से बिलोंग करते हैं। तो इसी रेस के लोग हैं, हालांकि मिक्स उनका हो चुका है, मिक्सचर।
जो फिफ्थ रूट रेस है उसके साथ भी मिक्सचर हो गया और थोड़ा बहुत उनका अपना आपस में भी मिक्सचर हो चुका है। तो मोस्ट ऑफ द प्रेजेंट इनहेबिटेंट्स ऑफ द अर्थ टुडे बिलोंग टू दिस रेस। फिर आते हैं जो अभी करंट जो लेटेस्ट रूट रेस है वो है आर्यन रेस। उसको आर्यन रेस कहा गया है। और क्रौंच नाम दिया गया है पुरानी किताबों में, जो कि यूरोप, एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इन सब का जो है, एक टाइम पे जब ये आई थी रेस तो शायद ये मिले हुए थे, बाद में अलग अलग हो गए, कुछ ऐसा हो सकता रहा हो कभी। तो ये नाम उसको दिया गया है। इस रूट रेस को आए हुए 10 लाख साल हो चुके हैं, यानी कि आज से 10 लाख साल पहले इसका जन्म हुआ था। इस रूट रेस का इसके प्राणी जो है इवॉल्व करे गए थे। इन सब को बनाने वाले जो होते हैं उनको हम लोग कहते हैं, उस महापुरुष को हमने मनु कहा है। तो वो डेवलप करते हैं इन रूट रेसेस को। सिक्स्थ रूट रेस जो है वो अभी आएगी, अभी आई नहीं है। और ये कहते हैं कि ये जो है पैसिफिक में आएगी, पैसिफिक ओशन के साइड पे आएगी, जहाँ पे अभी कैलिफोर्निया है उस साइड पे आएगी। कैलिफोर्निया से जो वेस्टर्न साइड जो पैसिफिक ओशन है वहाँ पे कोई लैंड जो है जमीन ऊपर आएगी और वो उस पे आएगी। ये तो करोड़ों साल बाद आएगी अभी, मगर ऐसा कुछ बताया गया। और सेवेंथ रूट रेस जो है वो तो आखिरी होगी और उसके बारे में कुछ खास भी पता नहीं है। पुष्कर नाम दिया जाता है जिस जगह पे वो आएगी, तो उसके बारे में हमें पता नहीं है ज़्यादा। तो ये 7 जो हैं रेसेस हैं जिनके बारे में हमें बताया गया है, जो ये 7 रूट रेसेस हैं। अब अगर हम इसी को और देखें, क्योंकि हमने देखा कि हर एक रूट रेस के 7 हिस्से होते हैं, 7 सब रेसेस इनको कहा गया है। अगर रूट रेस एक जाति है तो उसकी सब जाति वो 7 तरीके से वो बनती है, या 7 उसके अंदर सब जाति होती हैं, वो धीरे धीरे डेवलप होती हैं। तो इसको हम समझते हैं, जैसे अटलांटियन रूट रेस जो थी, इसके अंदर जो पहली सब रेस आई उसको रमोहल कहा गया। फिर दूसरी जब आई आगे डेवलप हुई तो उसको तलावतली कहा गया। फिर तीसरे को टोल्टेक कहा गया, चौथे को टुरेनियन कहा गया, पांचवे को ओरिजिनल सेमाइट कहा गया। ये थोड़ी सी वाइट रेस थी। बाकी ये जो ब्लैक थी, नीग्रो जो है ब्लैक, ये जो बताया गया थर्ड लेमोरियन रेस, यहाँ से ब्लैक से ब्लू से रेड से होते हुए ये लोग फिर व्हाइट पे आए, व्हाइटिश येलो पे आए, और फिर अकेडियन आई, और फिर मंगोलियन। मंगोलियन जो अभी करंट जो हमारे जापानीज, कोरियंस, चाइनीज, हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं, ये सारे जो हैं ये आप देखेंगे इनमें येलोइश टिंट ज़्यादा है, इनको हम मंगोलियन कहते हैं। तो ये सेवेंथ जो सब रेस थी ये वो है। तो ये 7 सब रेसेस हैं, 7 हिस्से हैं इस अटलांटियन रूट रेस के। फिर ये जो पांचवी जो सब रेस थी ओरिजिनल सेमाइट्स, इससे फिर मनु ने क्या करा कि आर्यन रेस को डेवलप करा, उन्होंने इससे इसको डेवलप करा। तो जैसे कि कोई माली जो है बहुत अकम्पलिश्ड एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जो है, कोई नई टाइप की प्रजाति एक बनाए, जैसे एक रोज को, एक गुलाब के फूल के, एक नई टाइप के गुलाब का फूल या नए टाइप का आम को डेवलप करे, कोई फ्रूट को डेवलप करे, तो इस तरीके से उन्होंने डेवलप करा। और इस रेस को कहा गया आर्यन। ये प्योर वाइट रेस है। और इसके अंदर, क्योंकि ये ओरिजिनल सेमाइट जो थे ये वाइटिश कलर के थे, और ये फिफ्थ सब रेस थी, यहाँ से इन्होंने लिया स्टॉक अपना, और इसी को डेवलप करते करते मानो इन्होंने पहली एक जो सब रेस बनाई, इसको हिंदू इजिप्शियन कहा गया है, क्योंकि ये उतरी नॉर्दर्न पार्ट जो हम कहें मंगोलिया से भी ऊपर, वहाँ से उतरी और ये आई हमारे यहाँ पे। तो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एरिया जो आज की डेट पे है, और अपर जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे आई। इसलिए इसको हिंदू इजिप्शियन भी कहा गया, क्योंकि थोड़ा हिस्सा इसका इजिप्ट के अंदर भी डेवलप हुआ, ये वहाँ पे पहुँचा। तो ये जो फर्स्ट सब रेस है, हम उसी के ही रेमिनेंट्स हैं, या हम कहें उसी के हम हिस्से हैं। जो हम लोग की जो नॉर्थ इंडिया के जो लोग रहने वाले हैं ज़्यादातर, वो इसी सब रेस को बिलोंग करते हैं। फिर ये आर्यन सेमाइट रेस डेवलप करी मनु ने, ये करी अरब कॉन्टिनेंट में, जो आज की डेट पे जहाँ सऊदी अरेबिया कॉन्टिनेंट है, जॉर्डन और सऊदी अरेबिया, यमन, उस साइड पे, वहाँ वहाँ पे डेवलप करी उन्होंने। फिर तीसरी उन्होंने इसको ईरान के अंदर डेवलप करा, या भेजा ईरान के अंदर, तो इसको हम ईरानियन कहते हैं। चौथा जो था वो ग्रीस, इसको सेल्टिक कहा जाता है चौथे को, जो सब रेस है। ये ग्रीस, रोम, इटली, फ्रांस, स्पेन, पोर्चुगल, इवन आयरलैंड और कुछ हिस्से स्कॉटलैंड के,
इन जगहों पे जो लोग हैं जो बहुत इमोशनल हैं, आर्टिस्टिक हैं, टेम्परामेंटल हैं, ये सेल्टिक रेस वहाँ पे आई। और फिर उसके बाद में जो अभी करंट लेटेस्ट जो सब रेस चल रही है, जो अभी एग्जिस्टेंस में है, उसको टियोटॉनिक कहा गया है। ये फिफ्थ सब रेस है, फिफ्थ रूट रेस की। ये ट्यूटोनिक रेस जो है, ये जो करंट ब्रिटिश, जर्मन्स, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलियंस, नॉर्थ अमेरिकन, खासकर जो अमेरिकन हैं, कैनेडियंस हैं, ये सब जो हैं, ये सब ट्यूटोनिक के हिस्से हैं। तो ये अब होगी, अब कहा जा रहा है कि सिक्स सब रेस धीरे धीरे अपीयर होगी। ये ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में और अमेरिका के कुछ हिस्सों में डेवलप होगी। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल हमें नहीं पता, और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सेवन सब रेस जो है वो लैटिन अमेरिका यानी साउथ अमेरिका में डेवलप होगी, मगर ये बहुत करोड़ों साल के बाद की बात है जब ये होगी। इतनी जल्दी अभी काम होने नहीं वाला है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारा अभी करंट जो रेस का सिस्टम है, हमारे को थियोसॉफी के अंदर कितना क्लियरली बता दिया गया है। अगर किसी को यहाँ पे प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आया है तो वो जरूर पूछ सकते हैं अभी। तो अभी तक हमने देखा कि सेवन ब्रांच रेसेस ये एक सब रेस को डेवलप करते हैं या बनाते हैं। सेवन सब रेसेस जो होती हैं वो हिस्सा बनती हैं वन रूट रेस का। एक एक करके वो आती हैं, और जब ये सातों जो आ चुकी होती हैं, खत्म हो गई होती जाती हैं, उनका पीरियड कंप्लीट हो जाता है, इनकी डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है, तो फिर एक रूट रेस कंप्लीट हो जाती है। ऐसे ही जब सेवन रूट रेसेस कंप्लीट हो जाती हैं, तो हम कहते हैं कि एक ग्लोब पीरियड यानी एक प्लेनेट के ऊपर एक वर्ल्ड पीरियड का एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है। तो जब ये एक ग्लोब पीरियड का एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, तो हम कहते हैं कि अब वो जो लाइफ वेव है फिर एक ग्लोब से दूसरे ग्लोब पे पहुंचती है, और दूसरे ग्लोब में भी यही कार्य करती है। और जब वो दूसरे ग्लोब पे भी यही कार्य करती है, जैसे कि एक ग्लोब ए है, इसके ऊपर उसने कार्य करा, सेवन सब रेसेस यहाँ पे पूरी हो गई, सेवन रूट रेसेस यहाँ कंप्लीट हो गई, तो उसके बाद में ये लाइफ वेव यहाँ से अब इधर आती है बी में। बी वाला जो प्लेनेट है या ग्लोब है, यहाँ पे जब सेवन रूट रेसेस अपना पूरा कंप्लीट कर लेती है एवोल्यूशन, फिर इधर जाती है सी पे, फिर डी पे, फिर ई पे, फिर एफ पे, और फिर जी पे। इस तरीके से सेवन ग्लोब्स पे जब सेवन प्लैनेट्स के ऊपर जब पूरा का पूरा ये कार्य कंप्लीट हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं वन राउंड। हमने थियोसॉफी में इसको कहा है वन राउंड। जब सेवन ग्लोब पीरियड्स का कार्य कंप्लीट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं वन राउंड। तो ये एक राउंड है। लाइफ वेव जब सेवन प्लैनेट्स के ऊपर पूरा कंप्लीट कर लेती है अपनी एवोल्यूशन को, इसको कहा गया है वन राउंड। Sir, I want to ask you, sir. हाँ, कौन? हाँ, बोलिए प्लीज। One globe, convention, one round. आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। Uh, आप बोलिए अरुणिमा जी, बोलिए। one, one, one round is one. वन राउंड जो है, इट कंसिस्ट ऑफ एवोल्यूशन कंप्लीटेड इन सेवन ग्लोब्स। माथुर जी, आपको समझ में आया क्या ये सवाल जो पूछे थे? Convention है ना हम लोग? One convention. मनवंत्र की बात नहीं हो रही यहाँ पे। मनवंतर की नहीं नहीं बात नहीं, कर अब मैं, अच्छा, मैं उसका बता देता हूँ। अ, जो सीक्रेट डॉक्ट्रिन में विष्णु पुराण से मैडम ब्लेवेस्की ने कोट करा है पूरा सिस्टम, युगों का, महायुग का, और फिर जो मनमंत्र का करा है, ब्रह्मा का करा है, कल्प का करा है, ये सारा महाकल्प का करा है, पूरा का पूरा उन्होंने दिया हुआ है। तो उन्होंने बोला है कि ये एक्सोटेरिक हमारे को बताया गया है, और इsoteric जो डिटेल्स हैं वो रिवील नहीं करे गए हैं, तो उसके बारे में हमें नहीं पता कि मनवंत्र का पूरा हिस्सा कितना जाता है और कल्प कितना होता है। तो ये उन्होंने लिखा ऐसा कि दे हैव द डिटेल्स हैव नेवर बीन मेड पब्लिक। तो हमें नहीं पता एग्जैक्टली कि एक मनवंत्र कितना है। लोगों ने अपना एस्टिमेट निकाला है कि हम इसको कह सकते हैं कुछ भी, एक राउंड को हम मनवंत्र कह सकते हैं, एक डे ऑफ ब्रह्मा भी कहते हैं कई लोग। तो लोगों का अपना अपना हिसाब है, मगर हमारे को क्लियर कट जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसके अंदर तो नहीं बताया गया। तो अभी हम वो सिस्टम को थोड़ा सा अलग कर देते हैं, जो जो हमारे हमारे हिंदू सिस्टम में जो हमें बताया गया है उसको थोड़ा सा हम अलग कर देते हैं,
अभी हम पहले ये समझते हैं तो यहाँ क्या बताया गया है। हमारे थियोसॉफिकल लिटरेचर में एक और बात बताई गई है जो कि जो हमारे उपनिषद और वेद जहाँ पुराणों से आती हैं बातें, वहाँ इतना फिक्स नहीं बताया गया है। राउंड्स जो हैं और ये जो पीरियड्स हैं ग्लोब्स के और रेसेस के, ये वेरी करते हैं, फ्लेक्सिबल है, इनका फिक्स फिक्स पीरियड नहीं है कि एक ग्लोब के ऊपर मान लीजिए ये डी ग्लोब के ऊपर, डी ग्लोब जो है इसके ऊपर जो पीरियड गुजरेगा वो जरूरी नहीं है तो सेम पीरियड पूरा सेम पीरियड ई ग्लोब पे भी जाएगा। एक राउंड ऐसे ही जो फर्स्ट राउंड है हो सकता है बाद वाले राउंड्स के बराबर ना रहे। ये डिफरेंस इसलिए आता है क्योंकि जो इवॉल्विंग लाइफ है उसको जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से ही चीजें चलती हैं। खैर हम आगे बढ़ रहे हैं, पहले हम इसको समझते हैं जो हम बात कर रहे हैं। तो ये जो 7 ग्लोब्स हैं, ये 7 ग्लोब्स के ऊपर जब लाइफ कंप्लीट होती थी उसको हम कहते हैं 1 राउंड। तो अभी तक हमने समझ लिया 7 रूट रेसेस जब कंप्लीट हो जाती हैं तो एक ग्लोब पीरियड का पीरियड खत्म हो जाता है। जब 7 ग्लोब पीरियड्स का पीरियड खत्म हो जाता है तो उसको हम कहते हैं 1 राउंड। ऐसे ही जब 7 राउंड्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं 1 चेन पीरियड। जैसे एक जंजीर के अंदर 7 राउंड 7 रिंग्स हों तो उसको हम कहेंगे एक चेन। तो ऐसे ही जब ये, अब आप सिर्फ ग्लोब्स को देखेगा, ये लोअर मेंटल एस्ट्रल फिजिकल मास फास ये मत देखेगा, सिर्फ ये देखेगा कि ये जो ग्लोब है A B C D E F G, ये 7 ग्लोब्स जो हैं और यहाँ से जो लाइफ वेव स्टार्ट हुई इस ग्लोब में पूरा करा, इसमें करा करा करते 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 जब एक राउंड कंप्लीट हो गया फिर दूसरा राउंड स्टार्ट हुआ, ये दूसरा हुआ, फिर तीसरा राउंड स्टार्ट हुआ, ये भी कंप्लीट हो गया, फिर चौथा हुआ, ये भी कंप्लीट हो गया, फिर पांचवा कंप्लीट हो गया, फिर एक छठा कंप्लीट हो गया और फिर ये 7वां कंप्लीट हो गया। 7वां कंप्लीट करते ही ये जो है लाइफ वेव यहाँ से बाहर हो जाएगी। जब 7 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे इन्हीं 7 प्लैनेट्स के ऊपर गोल गोल घूम घूम के, उसे हम कहते हैं कि एक चेन कंप्लीट हो जाएगी, 1 चेन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। अब हम फिर समझते हैं इसको। 7 रूट रेसेस जब कंप्लीट होती हैं तो एक ग्लो पीरियड खत्म होता है। जब 7 ग्लो पीरियड्स खत्म होते हैं तो एक राउंड कंप्लीट होता है। जब 7 राउंड्स कंप्लीट होते हैं तो एक चेन पीरियड कंप्लीट होता है। और जब ऐसे 7 चेन पीरियड्स कंप्लीट होते हैं तो एक स्कीम ऑफ एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाता है, या हम कहें एक पार्ट एवोल्यूशन का कंप्लीट हो जाता है सोलर सिस्टम में। हमारे सोलर सिस्टम में हमारे ईश्वर ने, जो हमारे ईश्वर हैं, जो सोलर लोगोस हैं, इन्होंने इनके हिसाब से 10 ऐसे स्कीम्स ऑफ एवोल्यूशन इन्होंने चलाए हुए हैं। ये 10 जब कंप्लीट हो जाएंगे तो सोलर सिस्टम का जो कार्य है वो कंप्लीट हो जाएगा। सोलर सिस्टम इसलिए बना है कि 10 स्कीम्स ऑफ एवोल्यूशन कंप्लीट हो। हर एक स्कीम ऑफ एवोल्यूशन में 7 चेन्स हैं, हर एक चेन के अंदर 7 राउंड के ऊपर लाइफ को चलना है, हर एक राउंड के अंदर 7 ग्लोब्स के ऊपर चलना है और हर एक ग्लोब के अंदर 7 रूट रेसेस आएंगी। ये पूरा का पूरा एक स्कीम है, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है जिसको हमने कहा है सोलर सिस्टम। यही है एवोल्यूशन का आउटर, जो हम कहेंगे मटेरियल एस्पेक्ट। ये समरी है, आप समझ लीजिए। और इसमें अगर कंफ्यूजन है तो बताइए, और इसको एक दो बारी शायद पढ़ने में समझने में जो पहली बार एक्सपोज हुए इस मटेरियल को उनको शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है लगे। अब हम, मैं फिर से रिपीट करता हूँ थोड़ा आराम से। एक ग्लोब के ऊपर 7 जातियां ह्यूमैनिटी की आती हैं, 7 रेसेस आती हैं और जब वो पूरा हो जाती हैं सातों की सातों तो उस पे लाइफ का काम कंप्लीट हो जाता है। तो वहां से फिर लाइफ नेक्स्ट ग्लोब पे जाती है, जो भी नेक्स्ट ग्लोब होता है, अभी हम वो भी समझेंगे कौन सा होता है नेक्स्ट ग्लोब, उस पे जाती हैं। वहां पे भी सेम काम होता है और वहां पे भी जब कंप्लीट हो जाता है तो तीसरे ग्लोब पे, ऐसे करते करते 7 ग्लोब्स पे 7 प्लैनेट्स पे जब पूरा काम ऐसा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं एक राउंड। ऐसे 7 बारी जब घूमती है लाइफ उसे हम कहते हैं एक चेन। ऐसे 7 चेन जब कंप्लीट होती है उसको हम कहते हैं 1 स्कीम ऑफ एवोल्यूशन। और ऐसे जब 10 स्कीम्स कंप्लीट हो जाएंगी तो उसे हम कहते हैं कि सोलर सिस्टम का कार्य कंप्लीट हो गया। ये जो 10 स्कीम्स हैं जो हमें बताई गई हैं इनके नाम दिए गए हैं ऐसे: द वल्कन स्कीम,
वीनस स्कीम, अर्थ स्कीम, जुपिटर स्कीम, सैटर्न स्कीम, यूरेनस स्कीम, नेपट्यून स्कीम। 7 के बारे में तो नाम बताए हैं, 8वां 9वां 10वां इनके बारे में कुछ पता भी नहीं है, इनके नाम भी नहीं बताए गए हैं, इनके अंदर कोई फिजिकल प्लैनेट्स के बारे में नहीं पता। तो ये जो है 10 स्कीम्स ये वाली है, इनको हम ऐसे सब दिखा सकते हैं। बीच में देखिएगा सोलर लोगस लिखा है, इन्होंने सोलर सिस्टम बनाया है। और सबसे पहली स्कीम जो नंबर 1 ऊपर है यहाँ पे, जहाँ पे पॉइंटर है, ये इसे हम कहते हैं वल्कन स्कीम। ये वल्कन स्कीम के अंदर ये 7 चेन्स हैं। एक स्कीम में 7 चेन होती है ना, हर एक चेन के अंदर ये जो 7 जो ग्लोब्स हैं, इनके ऊपर लाइफ 7 बारी जब घूमेगी तो एक चेन कंप्लीट होगी। जब ये कंप्लीट होगी तो दूसरी चेन पे जाएगी लाइफ, फिर दूसरी चेन पे कंप्लीट होगी तीसरे पे, तीसरे से जाएगी चौथे पे, ऐसे करते करते जब 7 कंप्लीट हो जाएगा तो ये स्कीम कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड स्कीम है वीनस, और इसके अंदर एक फिजिकल प्लैनेट है जो हमारे को मालूम पड़ता है, वो है वीनस, इसलिए इसका नाम भी वीनस रखा है। हमारी जो स्कीम है इसको हम कहते हैं अर्थ स्कीम। इस अर्थ स्कीम के अंदर हम जो है 4th नंबर पे जो हम प्लैनेट हैं वो है हम लोग यहाँ पे, अभी मैं आऊँगा उसके ऊपर भी। और फिर है जुपिटर स्कीम, फिर है सैटर्न स्कीम, फिर है यूरेनस स्कीम, फिर है नेपट्यून स्कीम, फिर है अननेम्ड स्कीम्स हैं 3। इस तरीके से ये 10 स्कीम्स हैं सोलर सिस्टम की। सोलर लोगस ने ऐसे सिस्टम को बनाया है और इसको कहा गया है द प्लान ऑफ द सोलर सिस्टम। अभी करंटली अगर हम देखें, वल्कन स्कीम जो है वो अभी 3rd चेन में चल रही है, उसके अंदर लाइफ अभी 3rd चेन पे चल रही है, और लाइफ अभी 6th राउंड पे चल रही है वहाँ पे। और एक ही फिजिकल प्लैनेट है जो कि अब वो उसके बारे में वो कहते हैं अब चले गया, वो डिजॉल्व हो गया, वो वल्कन प्लैनेट था, इसलिए इसको वल्कन स्कीम कहा गया है। ये मरकरी और सन के बीच में था, ये सबसे इनर प्लैनेट था। वीनस स्कीम जो है ये मोस्ट एडवांस स्कीम इसमें है, और इसके अंदर ये 5th चेन के ऊपर अभी चल रही है, और इसका 7th राउंड कंप्लीशन पे आने वाला है। और इसके अंदर एक ही प्लैनेट रह गया है फिजिकल जो होता है वीनस का, और ये मोस्ट एडवांस स्कीम इसको कहा गया है। हमारी जो अर्थ स्कीम है ये अभी 4th चेन में है, मतलब कि 3 चेन्स कंप्लीट हो गई हैं, हम 4th चेन में हैं और 4th राउंड में ही हैं। और हमारे यहाँ पे 3 फिजिकल प्लैनेट्स हैं, और ये तीनों फिजिकल प्लैनेट्स का नाम है मार्स, अर्थ एंड मरकरी। हम लोग मार्स को कंप्लीट करके अब अर्थ पे आए हैं। जब अर्थ पे 7 रूट रेसेस कंप्लीट हो जाएंगी तो हम मरकरी पे जाएंगे। ये सुनने में बहुत अजीब लगेगा जो पहली बार सुन रहे हैं, मगर ऐसा हमें बताया गया है। जुपिटर के अंदर अभी 3rd चेन चल रही है जुपिटर स्कीम में, और 2nd राउंड में है, और एक ही फिजिकल प्लैनेट है। सैटर्न में भी 3rd चेन है, और इसके बारे में पता नहीं कौन सा राउंड है, और एक फिजिकल प्लैनेट है सैटर्न। यूरेनस में भी 3rd चेन चल रहा है, कुछ आइडिया नहीं कौन सा राउंड है, और नंबर ऑफ प्लैनेट्स 1 है। नेपट्यून के अंदर 4th चेन चल रहा है, इसलिए इसके 3 फिजिकल प्लैनेट्स हैं। सिर्फ नेपट्यून हमें पता है, बाकी 2 कौन से हैं हमें पता नहीं उसके बारे में। ये और बाकी 3 के बारे में तो कुछ पता ही नहीं, अननेम्ड है वो। पता नहीं का मतलब ये होता है कि हमें बताया नहीं गया। पता तो है जिनको पता है, मगर हमें नहीं बताया गया। अब हम आते हैं अर्थ स्कीम पे। किसी ने कुछ, हाँ जी बोले सर। राजीव सर, जी जी जी। ये अर्थ ग्लोब में आने के पहले जो पिछले ग्लोब में हम थे, तो उस पे हमारी क्या स्थिति थी? हम मनुष्य थे कि मनुष्य मिनरल थे? मनुष्य मनुष्य हम, ये अब आपके स्क्रीन के सामने आ रहा होगा ना, मार्स ग्लोब सी जो है मार्स है। हम मार्स पे थे, मंगल ग्रह पे थे। मंगल ग्रह के ऊपर हम वैसे ही मनुष्य थे जैसे इसमें है, अर्थ पे है। वही 7 जातियां आई थी, और वो 7 जातियों ने अपना कार्य कंप्लीट करा था। जो लोग परफेक्ट हो गए वो आगे चले गए, जो लोग अर्थ हो गए वो आगे, जो अडेप्ट हो गए, जो शेख हो गए वो आगे चले गए जहाँ पे भी उनको जाना था। मतलब जो सुपर ह्यूमन किंगडम में चले गए वो चले गए, जो बचे कुछ रह गए वो वापस आ गए यहाँ पे। ओवरऑल कहने का आशय सर ये हुआ कि वहां पर भी हम मिनरल थे, प्लांट थे, एनिमल थे, फिर मनुष्य थे, ये सब। ये सारे थे, मगर हम नहीं थे। हम जो इसमें मनुष्य हैं इस प्लेनेट पे, हम वहां पे मिनरल प्लांट एनिमल नहीं थे। वो वाला हिस्सा मैं कवर नहीं कर सकता हूँ आज, कि कैसे लाइफ वेव के अंदर एवोल्यूशन होती है। मगर इन जनरल मैं आपको बता देता हूँ कि एक किंगडम के अंदर, जैसे कि प्लांट किंगडम में एक चेन
कि एवोल्यूशन जरूरी होती है प्लांट से एनिमल बनने के लिए, उतनी एवोल्यूशन का पीरियड चाहिए होता है एक चेन का, मतलब कि 7 राउंड्स का एवोल्यूशन चाहिए होता है एक किंगडम से दूसरे किंगडम तक पहुंचने के लिए, इवॉल्व करने के लिए। जो लाइफ है वो प्लांट से एनिमल बनने में एक चेन लेती है, एनिमल से ह्यूमन बनने में एक चेन लेती है। अब इसको ऐसे समझें, आज की डेट पे हम इंसान हैं, ह्यूमंस हैं, तो हम एक चेन पहले एनिमल्स थे जिसको बोला गया है मून चेन। तो मैं अब इससे आगे बात नहीं करूंगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। हम इस चेन में जो फोर्थ चेन है अर्थ स्कीम पे, फोर्थ चेन चल रही है। इस फोर्थ चेन के अंदर 7 जो ये प्लैनेट्स हैं, ये प्लैनेट्स A B C D E F G, तो इसके अंदर 3 फिजिकल प्लैनेट्स हैं जिनको कहा गया है मार्स, अर्थ एंड मरकरी। अगर यहां तक क्लियर है तो मैं आगे चलूं। तो आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम फर्स्ट टाइम ये सुन रहे हैं ये सब मटेरियल को आज, अगर हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं इस मटेरियल को आज, तो हमारे को थोड़ा सा जो है मुश्किल आ सकती है पूरे ग्रास्प करने के लिए। तो या तो हम थोड़ा, अगर हमें इंटरेस्टिंग लगता है, अगर हमें लगता है कि भाई ये तो बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई गई है, बोरिंग नहीं है, और क्योंकि ये हमारी थियोलॉजिकल की बुक्स में भी है, प्रॉपरली दिया गया है, कॉस्मोजेनेसिस का पार्ट है ये सब, तो हमारे को पता होना चाहिए एज ए थियोलॉजिकल स्टूडेंट, हमें पता भी होना चाहिए कैसे ये सब सिस्टम आ रहा है। तो फिर हम ये जो मैंने किताबें आपको मेंशन करी हैं उसके अंदर ये बताया गया है, तो हम उनको पढ़ सकते हैं, वरना जो ये रिकॉर्डिंग है हम दोबारा सुन सकते हैं। तो जैसे आसान लगे आप वैसे करिए। तो ये इसमें आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो चेन इस अर्थ स्कीम के अंदर, स्कीम में 7 चेन होती हैं, उस 7 चेन में से अभी फोर्थ चेन पे है, मतलब कि अर्थ स्कीम, ये जो अर्थ की स्कीम है इसके अंदर एक चेन, दूसरी चेन, 3 चेन, इनके अंदर कार्य कंप्लीट हो चुका है, यानी कि एवोल्यूशन लाइफ का इतना इनमें कंप्लीट हो चुका है, लाइफ वेव्स यहाँ से निकल निकल के खत्म कर चुकी हैं इनको। अब हम फोर्थ चेन पे आ गए हैं, फोर्थ सेट पे आ गए हैं, चौथी कड़ी पे आ गए हैं। इन 7 चेन को हम कड़ी बोल दें, इन 7 चेन्स की जो कड़ी है जो स्कीम को बनाती है, उसमें हम फोर्थ कड़ी पे लाइफ चल रही है। इस फोर्थ कड़ी या फोर्थ चेन के अंदर 7 प्लैनेट्स हैं। वो जो 7 प्लैनेट्स हैं, ये 7 प्लैनेट्स पे लाइफ 7 बारी गुजरेगी एक एक करके। तो उसे हर एक बारी जब एक पूरा राउंड मार लेगी उसे कहते हैं 1 राउंड। जैसे हम एक पार्क का चक्कर काटते हैं ना, तो अगर हम एक जगह से पार्क का, अगर हमने स्टार्ट करा और पूरा चक्कर काट के वापस उस जगह पे पहुंच गए तो हम कहते हैं हमने एक राउंड काट लिया। ऐसे जब 7 राउंड काट लेंगे तो हम कहेंगे कि हमने एक चेन का काम कंप्लीट कर लिया या एक सेट कंप्लीट कर लिया। ठीक है जी। तो अभी ऐसे 3 सेट कंप्लीट हो चुके हैं अर्थ स्कीम पे, फोर्थ चेन चल रही है अभी, ये फोर्थ चेन चल रही है, और इसमें हमने अभी 3.5 राउंड कंप्लीट कर लिए, या हम कहेंगे हमने पार्क के 3 चक्कर काट लिए और चौथे चक्कर के आधे हिस्से पे पहुंच चुके हैं। हमने 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड कंप्लीट कर लिए, और चौथे राउंड में हम बीच में हैं। राउंड के बीच का मतलब 1 2 3, ये आधा हिस्सा है ना राउंड का। 3 ग्लोब्स कंप्लीट हो गए हैं, चौथा ग्लोब है और 3 ग्लोब रह गए हैं अभी, हम यहाँ पे हैं। तो हमने 3.5 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं फोर्थ चेन के अंदर, इसलिए हम कहते हैं हम फोर्थ राउंड में हैं। और फोर्थ राउंड के अंदर हम फोर्थ प्लैनेट पे हैं, ABCD, फोर्थ प्लैनेट। और इस फोर्थ प्लैनेट का नाम हमने अर्थ दिया है, ये पृथ्वी है जिसपे हम लोग हैं। और इस प्लैनेट के ऊपर 7 रेसेस जब कंप्लीट हो जाएंगी, जिसके अंदर अभी 5th रेस चल रही है। कौन सी रेस चल रही है अभी? अभी आर्यन रेस चल रही है। ये जो आर्यन रेस है, ये जो आर्यन रेस है, 5th रूट रेस चल रही है। जब ये कंप्लीट हो जाएगी,
इसका कार्य पूरा हो जाएगा, ये कार्यकाल खत्म हो जाएगा इसका, फिर 6th रूट का जब कार्यकाल खत्म होगा, कार्यकाल का मतलब अपनी एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, ऐसी 7th की जब कंप्लीट हो जाएगी तब ये पृथ्वी से लाइफ जो है आगे बढ़ेगी और प्रलय आएगी, और उसके बाद में फिर हम में से जो अभी भी मनुष्य हैं, जो मनुष्य से अभी ऊपर नहीं गए हैं, वो यहाँ मरकुरी पे आएंगे, और जो एनिमल्स जो डेवलप हुए हैं, जो प्लांट लाइफ है, जो मिनरल लाइफ है, जो भी कुछ है, वो सब लाइफ वेव यहाँ मूव करेगी, और यहाँ पे जो मूव करेगी इससे ये जो नेक्स्ट प्लैनेट हमें बताया गया वो होगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी पे मूव करेगी, यहाँ पे भी जब 7 रूट रेसेस कंप्लीट होंगी, फिर यहाँ पे एफ पे आएगी, फिर जी पे आएगी, और फिर जाके 4th राउंड कंप्लीट होगा। इस तरीके से ये कार्य चलेगा। अब एक और नई चीज मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ इसके अंदर, और वो ये है कि ये जो 4th चेन है इसके अंदर 3 फिजिकल प्लैनेट्स हैं, ये देखिएगा ना, मार्स, अर्थ और मरकुरी। 2 प्लैनेट्स जो हैं बी और एफ, ये प्लैनेट्स फिजिकल नहीं है, ये एस्ट्रल प्लेन पे पाए जाते हैं, मतलब कि इनके अंदर फिजिकल पार्ट नहीं है। ये ग्लोब्स हैं, जैसे कि ये है हमारा, ये ग्लोब है हमारा, ये जो पृथ्वी है ये भी एक बहुत बड़ा प्लैनेट है, ऐसे ही ये प्लैनेट्स भी प्लैनेट्स हैं, मगर ये एस्ट्रल प्लेन पे हैं, फिजिकल प्लेन पे नहीं है। ये हैं यहीं पे, इसी सोलर सिस्टम में है, मगर ये जो खाली स्पेस हमें मालूम पड़ती है ना, ये पूरी हम देखते हैं इतनी बड़ी स्पेस में क्या हो रहा है, ये पूरा खाली स्पेस है, इतना बड़ा सोलर सिस्टम है, ये सब खाली खाली जगह है बहुत सारी, ये इतनी खाली भी नहीं है जितनी हमें दिखाई देती है, क्योंकि हमें दिखाई देता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ फिजिकली दिखाई देता है। तो यहाँ ये सब भरा पड़ा है। तो ये जो प्लैनेट्स हैं बी और एफ इस 4th चेन पे, ये एस्ट्रल प्लेन के प्लैनेट्स हैं, और ए और जी, ये जो 2 प्लैनेट्स हैं ऊपर वाले, ये लोअर मेंटल प्लेन के मैटर से बने हुए हैं, लोअर मेंटल मैटर से बने हुए हैं। तो ये भी ग्लोब्स हैं। यहाँ पे जब हम लोग पहुंचेंगे, यहाँ पे ह्यूमैनिटी पहुंचेगी, तो फिजिकल बॉडीज नहीं होंगी, लोएस्ट बॉडी एस्ट्रल बॉडी होगी, और जब हम यहाँ पहुंचेंगे तो लोएस्ट बॉडी वो लोअर मेंटल बॉडी होगी, ना यहाँ पे एस्ट्रल बॉडी होगी और ना यहाँ पे फिजिकल बॉडी होगी। एवोल्यूशन यहाँ पे चलेगा, वही 7 सब रूट रेसेस आएंगी, मगर उनके अंदर कोई भी एस्ट्रल बॉडी नहीं होगी, कोई भी फिजिकल बॉडी नहीं होगी, इसमें आएंगी। इसकी ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस इतना आप समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है ये ऐसे ही चलेगा। ये जो लोग इस ग्लोब पे, जैसे लोअर मेंटल प्लेन के अंदर, जिनकी अभी जो ह्यूमैनिटी के माइंड इतना डेवलप नहीं हुआ कि यहाँ पे वो चल सके, उनको वो सुप्त अवस्था में डाल दिया जाएगा, वो इस पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो वो फिर जब दोबारा जब लाइफ वेव बी पे आएगी, फिर वो दोबारा आ जाएंगे, जिनके एस्ट्रल प्लेन तो ऑलमोस्ट सारी ह्यूमैनिटी काम कर लेती है। इस तरीके से ये राउंड्स होंगे। एक चीज हमें और समझनी पड़ेगी, अगर कंफ्यूजन ज्यादा ना हो, कि जैसे जैसे चेन्स बढ़ती जाती हैं तो जो प्लैनेट्स की जो मटेरियल है वो भी चेंज होता चले जाता है। तो ये जो प्लैनेट्स का मटेरियल है, ये मटेरियल हम देखें तो अर्थ स्कीम के अंदर, या कोई भी स्कीम हो, यहाँ तो सिर्फ अर्थ स्कीम का नाम लिया गया, कोई भी स्कीम के अंदर जो पहली चेन होती है उसके अंदर जो टॉप ए और जी जो प्लैनेट होते हैं वो आत्मिक मैटर या निर्वाणिक मैटर के बने होते हैं। बी और एफ जो होते हैं वो बुद्धिक मैटर के बने होते हैं। सी और ई जो होते हैं वो हायर मेंटल प्लेन के बने होते हैं, और जो लोएस्ट जो होता है वो लोअर मेंटल। ये फर्स्ट चेन। सेकंड चेन एक लेवल नीचे डिसेंड करती है, थर्ड चेन और डिसेंड करती है, तो उसके अंदर एक ही फिजिकल प्लैनेट होता है। और हमारे से जो प्रीवियस अर्थ स्कीम के अंदर जो चेन थी, थर्ड चेन थी, उसको कहा गया है मून चेन। इसके अंदर जो आज की डेट पे हम मून देखते हैं ना, चंद्रमा, वो एक करोड़ों करोड़ों साल पहले जब थर्ड चेन एक्टिव थी, तो तब वो मून एक सिंगल जो प्लैनेट था वहां पे था। अगर आप पढ़ें मैन, हाउ, वेंस एंड विदर, जो किताब है एनी बेसेंट सी डब्ल्यू लेटवीटर की, उसके अंदर मून चेन के बारे में, और वहां पे जो हम लोग जो आज की डेट पे मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमैनिटी है वो एनिमल्स के रूप में थे, और हमारे जो मास्टर्स हैं वो प्रिमिटिव मैन के रूप में थे वहाँ पे,
उनके बारे में वहाँ पे पूरा जिक्र करा गया है। कैसे इंडिविजुअलाइजेशन हुई, यानी बसंत की खुद, सी डब्ल्यू एडबिटर की, जय कृष्णमूर्ति की, तो इन सब के बारे में उसके अंदर विवरण दिया गया है, पूरी स्टोरीज में बताया गया है, जो उन्होंने खुद अपनी पास्ट लाइफ में जाके देखा और फिर उन्होंने उस किताब में पूरा लिखा है। आप में से जो इंटरेस्टेड है वो जरूर पढ़िए उस किताब को, आपको आइडिया भी लगेगा पूरा। तो मून चेन तो अब खत्म हो गई है, डिजॉल्व हो गया। अब मून जो है एक बॉडी रह गया है, डेड बॉडी। जैसे कि एक शरीर जब मर जाता है तो वो डिटेरियोरेट करता है अगर उसको हम छोड़ दें तो, ऐसे ही ये मून जो है डिटेरियोरेटिंग बॉडी है, प्लानिटरी बॉडी है, ये खत्म हो जाएगी थोड़े टाइम में। अब कितने सालों में होगी ये पता नहीं, मगर अब इसके ऊपर कुछ होने नहीं वाला है। फिर ये फोर्थ चेन जो है मोस्ट डेंस चेन होती है, क्योंकि इसके 3 जो प्लैनेट्स होते हैं वो फिजिकल होते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे फिफ्थ चेन, सिक्स और सेवंथ, इनके प्लैनेट्स के भी अलग अलग स्वरूप चेंज होते रहते हैं। अब मैं आखिरी, टाइम खत्म हो रहा है, मैं आखिरी बस थोड़ा सा मेरे ख्याल से मैं यही खत्म करता हूँ। मैं इतना बता देता हूँ मोटा मोटा थोड़ा सा, कि सोलर लोगोस जो हैं ये, वो जब स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम को, तो वो एक जगह सेलेक्ट करते हैं। उस जगह को सेलेक्ट करने के बाद में वो फिर उसके अंदर वो सेलेक्ट करते हैं, और वो जो जगह होती है जहाँ पे वो सेलेक्ट करते हैं, स्पेस, हमने बात करी ना ओरायन सिग्नस आर्म के ऊपर, ये जो ओरायन सिग्नस आर्म थी, ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके अंदर जो ओरायन सिग्नस आर्म है, यहाँ पे उन्होंने, उनको या तो परमिशन मिली या जो भी हुआ, यहाँ पे उनको जगह मिली कि यहाँ पे आप अपना सोलर सिस्टम बना सकते हो। तो इधर की जो इसका ये जो बेस लाइन जो मटेरियल था, जैसे हम एक प्लॉट खरीदें जमीन का, तो उस जमीन के अंदर कैसा हाल है, उस जमीन का क्या स्थिति है, तो वो एक जो प्राइमोर्डियल मैटर, या हम कहेंगे कि जो एक्चुअल मैटर है जिसके ऊपर अब कार्य करा जाएगा, उसको मूल प्रकृति कहा गया है हमारे थियोसॉफिकल बुक्स में। तो इसको इसको सिंबॉलिकली ऐसे बताया गया कि देयर वाज डार्कनेस अपॉन द फेस ऑफ द डीप, इस तरीके से सिंबॉलिकली बताया गया है। और फिर सोलो लोगोस ने क्या करा, सोलो लोगोस के अंदर से सोलो लोगोस ने उस मटेरियल को, ये जो ब्लैक है ना मटेरियल, ये जो काला काला दिखाई दे रहा है, ये स्पेस थी, ये मटेरियल था बेसलाइन मटेरियल। उनको ये प्लॉट ऑफ लैंड मिल गया, इस लैंड पे उन्होंने अब बिल्डिंग स्टार्ट करनी है। तो उन्होंने बिल्डिंग कैसे स्टार्ट करी, अपनी एनर्जी इसके अंदर डाली, इस मटेरियल के अंदर, और उसके अंदर छेद कर दिए। ये जो छेद करे अपने एनर्जी से, अपनी कॉन्शियसनेस से, ये सिंगल पॉइंट ऑफ लाइट कहते हैं इसको। वो लाइट उनके अंदर से निकली, सिंबॉलिक है ये सारी बातें। लाइट आई और उस लाइट ने इस डार्कनेस को हटाया, अलग करा और उसको मेंटेन करा। तो ये एक पॉइंट ऑफ लाइट इसको कह सकते हैं। ये पॉइंट ऑफ लाइट एक एटम बना, इसको हम कहेंगे एटम। ये एटम बना, और ये एटम बना सबसे हाईएस्ट प्लेन का, जिसको हम आदि प्लेन कहते हैं। आदि प्लेन के अंदर जो एटम बना, वो एक पॉइंट ऑफ लाइट जो आपने देखा ना, वो बना। और इसको बनाने वाला कौन था, हमारे जो ईश्वर हैं, इसके अंदर 3 शक्तियां हैं, 3 डिपार्टमेंट कह लीजिए उन्होंने बनाए हुए, या 3 उनके हाथ हैं कह लीजिए, या 3 तरीके से वो काम करते हैं, जैसे मर्जी कह लीजिए। तो उसको कहा गया है जो ब्रह्मा, जिसको हम हिंदू सनातन में कहते हैं ब्रह्मा, तो इसको हमने थियोसॉफी में बोला है थर्ड लोगोस। थर्ड लोगोस ने ये कार्य चालू करा, या हम कहते हैं ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाने का कार्य चालू करा, और उन्होंने ये पॉइंट्स बनाए, या ये अपनी एनर्जी डाली, या अपने ब्रेथ आउट आउट ब्रेथ लिया, मतलब कि बाहर सांस को छोड़ा, तो मतलब ये जो है सृष्टि चालू ही बननी। और ये जो पॉइंट्स बनने चालू हुए, ये एटम्स उन्होंने क्रिएट करी। ये एटम्स मटेरियल नहीं है, ये एनर्जी है, सोलर लोगोस की एनर्जी है, इसमें मैटर नहीं है। रादर मैटर को हटा के ये एटम्स बने। बड़ा ही जो है पैराडॉक्सिकल है कि हम जिसे मैटर कहते हैं, वो मैटर एक्चुअली मैटर है ही नहीं, वो तो लाइफ है उस लोगोस की। जो एटम्स, ये सारे एटम्स जो पूरे सोलर सिस्टम में हैं, वो सोलर लोगस के लाइफ से बने हुए हैं। तो ये जो एटम्स बने, ये एटम से कॉम्बिनेशन से फिर धीरे धीरे सारे के सारे प्लेन्स बनाए गए। अब मेरे पास टाइम नहीं कि कैसे ये ब्रह्मा जी ने काम करा इसके ऊपर। फिर उसके बाद में सेकंड लोगोस आए, जिसको हमने विष्णु जी कहा है। विष्णु जी आए, फिर इन्होंने इन एटम्स के अंदर जान फूकी और इनके अंदर कॉम्बिनेशन फॉर्म्स बनाने चालू करे।
तो इन्होंने फिर ये एलिमेंटल किंगडम 1 2 3 मिनरल वेजिटेबल एनिमल ये सारे इन्होंने बनाए, इसको इंसोल करा इन एटम्स को, इनके लाइफ बने, फॉर्म्स को बनाने के बाद में इस पॉइंट तक एवोल्यूशन को खींच के ले आए विष्णु जी कि अब जो शिव जी हैं, जो फर्स्ट लोगोस हैं, जिसको थर्ड आउटपोरिंग कहा है हमारे यहाँ पे, ये अब वो मोनाड से इसको कनेक्ट कर पाए जब ह्यूमन बॉडी की फिर जन्म हुआ, या ह्यूमैनिटी के अंदर उसका जन्म हुआ जब ये मोनाड ने आके वहाँ पे उसके अंदर अवतरित हुए। तो इस तरीके से एक ब्रीफली हमने आज इसको देखा है कि किस तरीके से हमने ये सोलर सिस्टम जो है ये हमारे को बताया गया है। थैंक यू, धन्यवाद राजीव जी। आपने बहुत ही अच्छा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है सोलार सिस्टम, इसको बहुत अच्छे से हम लोगों को समझाया, मगर इसके अंदर बहुत सारे अभी मैं समझता हूँ चीज़ें समझने की बाकी हैं। तो इसको सेकंड टॉक में आप दिसंबर में किसी टाइम लें, ताकि हम सब लोगों के कंफ्यूजन और जो बहुत सारे लोगों के हैं वो दूर हो सकें। किसी ने कुछ पूछना है तो प्लीज़ अनम्यूट करके पूछें, क्योंकि ये बहुत वृहद टॉपिक है और इसमें टाइम लगेगा। फिर भी काफ़ी कुछ अच्छा राजीव जी ने कवर कर दिया है। प्लीज़ अनम्यूट करके पूछें जिसने। हेलो सर, राजीव सर ने इतना बढ़िया समझाया कि इसको दिसंबर में और आगे बताया जाए। इसमें थोड़े कुछ कंफ्यूजन रह जाते हैं। जैसे मेरा एक कंफ्यूजन है कि ए और बी ग्लोब में हम लोग क्या एस्ट्रल बॉडी में थे? जी, ए ग्लोब में तो हम लोअर मेंटल बॉडी में थे और बी ग्लोब में हम एस्ट्रल बॉडी में थे। मतलब कि जो लोअर्स्ट बॉडी जो थी ह्यूमन बींग्स की, वो ए ग्लोब में लोअर मेंटल बॉडी थी और बी ग्लोब में एस्ट्रल बॉडी थी। सी ग्लोब में मार्स में आके हम लोग फिजिकल बॉडी के अंदर आ गए। ओके सर, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछें। ये प्रश्न है, व्हाट अबाउट द साइंटिस्ट ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स मार्स। अब मार्स, मानसी जी का प्रश्न है, हाँ, बताइए। मार्स के ऊपर एक्चुअली क्या है कि मार्स के ऊपर, मार्स वो हिस्सा है जहाँ से लाइफ वेव जा चुकी है, मगर एक इनर राउंड भी चलता है और कुछ रेमिनेंट्स ह्यूमैनिटी के अभी भी वहाँ पे हैं। और वो कहाँ पे हैं उसके बारे में C.W. लेडबिटर ने जो है थोड़ा बहुत हमारे को बताया है मैन हाउ वेंस एंड विदर के अंदर, तो उसमें पढ़ा जा सकता है वो ह्यूमैनिटी जो है वो क्या करती है, क्यों वहाँ पे अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। साइंटिस्ट ने अभी तक इतना तो पता कर लिया है कि मार्स पे एक टाइम पे पानी होता था, और अभी भी वो डाउट में है कि पानी क्या अभी भी है, क्या वहाँ पे आइस जमती है। तो वो सब अभी कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक ह्यूमैनिटी का सवाल है साइंटिस्ट का, साइंटिस्ट तो हमेशा एवर, साइंस का मतलब ही यही है साइंटिस्ट का, वो साइंटिस्ट वही है जो हमेशा एक्सप्लोर करे, पता करे, कोशिश करे ढूंढने की। और स्पिरिचुअलिस्ट और साइंटिस्ट का फर्क यह है दिशा का। स्पिरिचुअल व्यक्ति अपने अंदर जाता है ढूंढने के लिए, साइंटिस्ट जो है वो बाहर जाता है ढूंढने के लिए। प्योर साइंटिस्ट वो होता है जो अपने आई को हटाकर जो देख रहा है ऑब्जेक्टिवली, उसको ऑब्जर्व करे ठीक से, बिना अपने आईनेस को, अपने फिल्टर को लाए हुए, और उसको रिकॉर्ड करे। वैसे ही स्पिरिचुअल व्यक्ति अपने अंदर जाए, ध्यान के अंदर जब जाता है और बिना अपने आई को शांत करे, और वो देख पाता है कि उसके अंदर क्या घट रहा है, वो स्वाध्याय, वो ध्यान करे। तो वो यही बस फर्क है साइंटिस्ट और स्पिरिचुअल व्यक्ति का। ओके, थैंक यू। धन्यवाद मानसी जी। अभी और किसी का अगर प्रश्न नहीं है तो समय भी हो रहा है, हम लोग पूरा करेंगे दिसंबर के एंड में या जनवरी में। फिर से राजीव जी का इसके ऊपर सेकंड टॉक में आग्रह करूंगा कि राजीव जी इसमें आगे लीजिए और इसमें जो है आगे हम लोगों को अच्छे से समझाइए। किसी ने और कुछ ऐड करना है तो बताएं।
अगर ऐड करने का कुछ नहीं है तो हम लोग प्रेयर करके आज क्लोज करते हैं, समय हो गया है ऑलरेडी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।